हेलो। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअली डीएनए से डीएनए के बनने को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है तब एक सेल से दो सेल बनती है। जब दो सेल बनती हैं तो उसमें डीएनए का कंटेंट होना जरूरी है, क्योंकि पहली सेल में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें भी डीएनए का कंटेंट है। फिर अगली जो सेल बनेगी उसमें भी डीएनए का कंटेंट होना है, और वही डीएनए का कंटेंट होना है जितना पहली वाली सेल में होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम बात करें इन यूकेरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस कब होता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन अगर यूकेरियोट्स की बात करें, इन एस फेज। जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो हमारी डिफरेंट टाइप की स्टेजेस आती हैं, जैसे जी वन फेज, उसके बाद आती है एस फेज, फिर आती है जी टू फेज, फिर आती है एम फेज। तो एस फेज में यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस कहाँ होगा? प्रोकैरियोट्स में तो जी वन एस फेज और एम फेज जैसी नाम की कोई फेज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो होगा जस्ट प्रायर टू फिजन। मतलब फिजन करने से ठीक पहले डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है किस मेथड पे बेस्ड है। क्या मेथड हम यूज करेंगे डीएनए रेप्लिकेट करवाने के लिए? तो ये मेथड का नाम है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव का, सेमी का मतलब है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब है कंजर्व करना। मतलब आधा डीएनए ओल्ड रहेगा और आधा डीएनए हमारा न्यू बन जाएगा। और ये आधा डीएनए जो न्यू बनेगा वो पहली वाली ही डीएनए के स्ट्रैंड से बनेगा। यानी कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ये देखो, इसमें दो स्टेप्स होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। टू स्टेप प्रोसेस है। स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पर? ये हमारे पास एक डीएनए है। ये एक डीएनए का मैंने एक पीस ले लिया अपनी तरफ से। ठीक है। तो बेटा इसमें स्टेप वन में क्या होना है? हमारे पास स्टेप वन में ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। इस स्टेप को बोलते हैं अनवाइंडिंग। मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? ओल्ड स्ट्रैंड है। ओल्ड स्ट्रैंड है। अब स्टेप टू जो हम चलेंगे, स्टेप टू, उसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, नई चेन का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास ओल्ड चेन तो पहले से मौजूद है, ये दोनों ओल्ड चेन है। ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। यहां पर हमने एक न्यू चेन का फॉर्मेशन कर दिया, ऐसे करके न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर दिया, न्यू। तो यहां पर हमने देखा कि ये ओल्ड 50% है, ये न्यू भी कैसा है? 50% है। तो इसका मतलब हाफ डीएनए कैसा हो गया? कंजर्व हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। एक्चुअल में ये मेथड का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया? बेटा जो आइडिया दिया था सबसे पहले वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले आइडिया इन्होंने ही प्रोवाइड किया। उसके बाद इनसे पूछा गया कि वॉटसन एंड क्रिक, आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाओ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। बट इनके पास कोई जवाब नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, experimentally proved by Michelson and Stahl. Michelson and Stahl, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया।
बात करें इन्होंने किस पे वर्क किया, वर्कड ऑन उनका वर्क था ई कोलाई, और ई कोलाई क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने यूज किया आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, आइसोटोप मतलब जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे N14 और N15 का यूज किया, एटॉमिक नंबर सेम है इनके, और एटॉमिक मास जो है उनमें डिफरेंस है, एक का N14 है और एक का N15 है। तो N14 वाला कैसा होगा, लाइट होगा नाइट्रोजन, और N15 वाला कैसा होगा, थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास N15 का ज्यादा है एज कंपेयर टू N14। ठीक है, N14 और N15 रेडियो एक्टिव नहीं है यहाँ पर, ये आइसोटोप है किसके, नाइट्रोजन के। इसके साथ साथ इन्होंने यूज किया CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या मतलब है इस बात का, सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और वहां पर हमने अपना मटेरियल रख दिया, ठीक है, मान लो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब हमने इनको क्या करवा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया, मतलब हाई स्पीड पे रोटेशन करवा दिया। ठीक है, तो हाई स्पीड पे रोटेशन करवाने के बाद जो हमारे हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर रहे हैं वो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं है, ये CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। CSCl क्या है, एक केमिकल है जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। इसके यूज करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर N14 और N15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मासेस में, तो यहाँ पर सेपरेशन थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने पहले से ही यहाँ पर मीडियम यूज किया है। अब मीडियम में जहां पर लाइट होगा इसकी कंसंट्रेशन, वहां पर लाइट डीएनए आ जाएगा, और जहां पर हैवी होगा वहां पर हैवी डीएनए आ जाएगा, जहां पर हाइब्रिड होगा वहां पर हाइब्रिड डीएनए अपने आप से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो यूज किए हैं बेटा, यहाँ पर कौन कौन से डीएनए हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक तो बेटा डीएनए यूज करेंगे जिसका नाइट्रोजन N14 वाला है, जिसका नाइट्रोजन N14 वाला है, तो जिसका नाइट्रोजन N14 वाला है उसको हम बोलेंगे लाइट डीएनए, ये लाइट डीएनए हो जाएगा। और एक जगह हमने यूज किया N14 और N15, तो इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। क्यों हाइब्रिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक 14 वाला है एक 15 वाला है, इसका ओवरऑल एटॉमिक मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका ओवरऑल एटॉमिक मास देखेंगे तो किसका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। एक डीएनए और है हमारे पास, मान लिया इसका कितना है N15 और N15, इसका ओवरऑल एटॉमिक मास देखें तो कितना आ जाएगा 30, और इसी को हम बोलेंगे हैवी डीएनए। ये कैसे हो जाएगा हमारा हैवी डीएनए। तो मिसेल्सन इंस्टॉल ने सबसे पहले क्या काम किया, कल्चर मीडिया लिया और कल्चर मीडिया के ऊपर ऐसे करके बहुत सारे ई कोलाई को ग्रो करवाया, और ई कोलाई को ग्रो करवाने के लिए यहां पर इन्होंने जो न्यूट्रिएंट मीडिया दिया वहां पर N15 H4Cl यूज किया। ये क्या है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन ये हैवी अमोनियम क्लोराइड है। जब इसको इन्होंने हैवी अमोनियम क्लोराइड खिलाया तो इन्होंने काफी जनरेशन तक उसको हैवी नाइट्रोजन दिया। हैवी नाइट्रोजन देने के बाद इसका जो डीएनए था वो हो गया अब हैवी वाला, यानी कि N15 और N15 यहाँ पर डीएनए इनको मिल गया। अब आगे की कहानी स्टार्ट होती है, क्या आगे की कहानी स्टार्ट होती है, इनके पास एक हैवी डीएनए है, मतलब
N15, दोनों स्ट्रैंड इसके कैसे हैं, N15 N15 वाले हैं। इन्होंने क्या काम किया, इसकी फर्स्ट जनरेशन देखी, और फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने इसको नॉर्मल वाला नाइट्रोजन दिया, N14 वाला नाइट्रोजन दिया इसके न्यूट्रिएंट मीडिया में, और 20 मिनट तक इसको देखा। 20 मिनट में यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले अलग कर दो। यहाँ पर इस स्ट्रैंड को अलग कर दिया, ये कैसा है, N15 वाला है। इस वाले स्ट्रैंड को अलग कर दो, ये कैसा है, N15 वाला है। अभी हम फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किया है इन्होंने, N14 वाला यूज किया है। तो N14 वाला यूज किया है, तो नेक्स्ट जो स्ट्रैंड आएगा वो कैसा आ जाएगा, N14 वाला आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रैंड आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, N14 वाला आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो हाइब्रिड डीएनए वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए 2 बन रहे हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हाइब्रिड है। लाइट डीएनए यहाँ पर 0 है, लाइट डीएनए यहाँ पर 0 है, और हैवी डीएनए कैसे हैं यहाँ पर, वो भी 0 है। हैवी डीएनए भी कैसे 0। अब एक जनरेशन हम और देखते हैं, यहाँ पर सेकंड जनरेशन जो बेटा होगी वो हो जाएगी 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट इसका 20 मिनट इसका, तो कितना हो जाएगा टोटल 40 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या लिया, N14, यानी कि लाइट नाइट्रोजन हमने यहाँ पर यूज किया। अब यहाँ पर यूज करने के बाद इन चारों स्ट्रैंड को हम अलग अलग कर देते हैं। देखो बेटा, ये वाला हमने स्ट्रैंड अलग कर दिया, मान लो ये N14 वाला है पहला स्ट्रैंड, N14 वाला ये पहला स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, अब N15 वाला दूसरा स्ट्रैंड ले लिया हमने यहाँ पर, इसको भी अलग कर दिया N15। फिर इसी तरीके से N14 वाले को यहाँ पर हमने अलग किया N14, और इसी तरीके से यहाँ पर हमने N15 वाले को अलग कर दिया। इसको नीचे बना देते हैं। इसी तरीके से हमने इसको N15 वाले को अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन करेंगे। जो नया डीएनए, जो नया स्ट्रैंड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जो हमने न्यूट्रिएंट मीडिया दिया है। यहाँ पर हमने कौन सा न्यूट्रिएंट मीडिया दिया है, N14 वाला, तो न्यू स्ट्रैंड कौन सा बनेगा, N14 वाला। यहाँ पर भी देखो न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा, 14 वाला। यहाँ पर भी न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा, 14 वाला। यहाँ पर भी न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा, 14 वाला। अब देखो यहाँ पर कितने हैवी डीएनए, कितने लाइट और कितने हाइब्रिड डीएनए। ये डीएनए कैसा है, N14 और N14, ये लाइट डीएनए। ठीक है, N14 N15 ये कैसा है, हाइब्रिड डीएनए। N14 N14 ये कैसा है, लाइट डीएनए। N14 N15 यहाँ पर कैसा है, हाइब्रिड डीएनए। तो कुल मिलाकर के जो हाइब्रिड डीएनए हम यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो हाइब्रिड डीएनए कितने, 2, और यहाँ पर भी हाइब्रिड डीएनए कैसे हैं, 2। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो पहले से मौजूद है, पहले से आ रहा है। दूसरा स्ट्रैंड जो है हमने वो न्यू स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं। मतलब न्यू स्ट्रैंड कहाँ से आ रहा है, जो हम कल्चर मीडिया दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो इससे हमारा ये साबित होता है कि हमारा डीएनए कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म और एप्लीकेशन में 2 स्टेप है हमारे पास। स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, स्टेप 1 है हमारे पास अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग, ये हमारे पास एक डीएनए मौजूद है। ये हमारे पास एक डीएनए, ये हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी अनवाइंडिंग होना है। अनवाइंडिंग जहां से स्टार्ट होगी वो एक स्पेशल साइट होगी जिसको बोलेंगे हम ओराई। एक स्पेशल साइट होगी जिसको हम बोलेंगे ओराई। उस ओराई से क्या स्टार्ट होनी है, हमारी अनवाइंडिंग या अनजिपिंग स्टार्ट होनी है।
और ये अनबाइंडिंग और अनजिपिंग दोनों ही डायरेक्शन में चलेगी। मतलब जहां पर भी ओराई है, यहां से इस डायरेक्शन में भी अनजिपिंग चलेगी और इस डायरेक्शन में भी क्या चलेगी, अनजिपिंग चलेगी। अब ये ओराई क्या है, ये स्पेशल सीक्वेंस है जो प्रेजेंट होंगे डीएनए में। अगर हम बात करें यूकेरियोट्स में, यूकेरियोट्स के केस में मैनी ओराई साइट होती हैं, मैनी ओराई साइट होती हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में ओनली वन ओराई साइट, सिर्फ एक ओराई साइट होती है। अब क्या होगा यहाँ पर, ओराई साइट पे सबसे पहले आकर के जुड़ेगा यहाँ पर डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, व्हाट इज डीएनए हेलिकेज? डीएनए हेलिकेज इज एन एंजाइम टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा डीएनए हेलिकेज। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, अनजिपिंग होती जाएगी। तो इस तरीके का रेप्लिकेशन फॉर्क यहां पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके का देखने को मिलेगा, यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में अनजिपिंग चल रही है और ये ओराई साइट है, बीच में डीएनए हेलिकेज लगा है। अगर ये डीएनए हेलिकेज इसको दोनों तरफ को अनजिपिंग कर रहा है, यहाँ पर दोबारा से क्या हो सकता है, डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो रीफॉर्म कर सकते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को रीफॉर्म करने से रोकने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स लगेगी जिसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन क्या होती है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका मतलब ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे जुड़ी होगी और ये क्या करेगी, प्रिवेंट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के रीफॉर्मेशन को क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। ठीक है, अब यहां पर जो सुपर कॉइलिंग हो रही है, यहां पर तो ठीक है, कॉइलिंग होती जा रही है होती जा रही है। आप एक रस्सी को खोलेंगे, जब बीच से खोलेंगे तो स्टार्टिंग में तो बीच से तो ठीक ठीक से खुलेगी, लेकिन जब कॉर्नर पे जाकर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐठन हो जाएगी, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी। ये जो स्ट्रेन है ये आगे फर्दर डीएनए हेलिक्स को खुलने नहीं देगी। तो इस डीएनए की जो स्ट्रेन, ये जो ऐठन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम यहाँ से इसको कट लगाता है, सबसे पहले कट करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा डीएनए को, और वापस से क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। कुल मिलाकर के ये प्रिवेंट कर रहा है सुपर कॉइलिंग को। टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास टोपोआइसोमरेज। तो हमारे पास तीन एंजाइम हो गए या तीन प्रोटीन कह सकते हैं। सबसे पहला डीएनए हेलिकेज जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, सॉरी ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। सेकंड क्या है, एसएसबी प्रोटीन जो प्रिवेंट कर रहा है रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड हमारे पास क्या है, टोपोआइसोमरेज जो प्रिवेंट कर रहा है सुपर कॉइलिंग को। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अनबाइंडिंग हो रही है, और स्टेप 2 पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। यहां पर फॉर्मेशन होगा ऑफ न्यू चेन का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर टेक पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
यहाँ पर आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है। इसी तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। एक्चुअल में इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है डीएनए के स्ट्रैंड पे। अगर डीएनए का स्ट्रैंड नहीं होगा तो ये फंक्शनिंग नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो करता है वो करता है फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन। फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन किसकी बनाएगा? ये डीएनए की शॉर्ट चेन बनाने का काम करेगा। इसी तरीके से जो सेकंड का काम होता है वो भी यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन। लेकिन अगर फर्स्ट नहीं होगा तब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम होगा, वरना डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर जो मेन एंजाइम का काम कर रहा है वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। यहाँ पर लॉन्ग चेन का जो फॉर्मेशन करेगा वो करेगा हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर बनाने का काम करता है, आरएनए प्राइमर, अभी आरएनए प्राइमर क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। आरएनए प्राइमर बनाने का काम करेगा प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। और आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का जो काम करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करेगा वो करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर हम बात करें कि डीएनए को चेन को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। एडिंग ऑफ चेन, चेन को ऐड करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सारे एंजाइम्स की जो इंपॉर्टेंस है वो देख ली। अब स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन कैसे हो रहा है यहाँ पर? देखो स्टार्टिंग में हमारे पास इतनी अनवाइंडिंग हो चुकी है, यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड है, अनवाइंडिंग हो रही है और इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क बनता जा रहा है। ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है। यहाँ पर हम डायरेक्शन लिख देते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 5, ठीक है। अगर वो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज, कोई सा भी डीएनए पॉलीमरेज है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, इनमें से कोई भी डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 डायरेक्शन में नहीं चलता है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा हमेशा डीएनए पॉलीमरेज हमेशा हमेशा कैसी डायरेक्शन में चलेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करने का काम करेगा। तो यहां से पॉलीमराइजेशन होगा, यहां से पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन ये कभी भी चेन को स्टार्ट नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी चेन को स्टार्ट नहीं करता है। अगर चेन को स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर को जोड़ना पड़ेगा। और ये जो आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर एक्चुअल में ये आरएनए की शॉर्ट चेन होती है, आरएनए की शॉर्ट चेन होती है। ये शॉर्ट चेन आरएनए की हमें जोड़ना पड़ेगी। और इसको जोड़ने के लिए कौन एंजाइम आएगा, इसको जोड़ने के लिए एंजाइम आएगा सबसे पहले, कौन आएगा, प्राइमेज। इसको जोड़ने के लिए आएगा आरएनए प्राइमेज, शॉर्ट में प्राइमेज लिख देते हैं हम इसको। प्राइमेज एंजाइम आएगा जो फॉर्मेशन करेगा डीएनए का शॉर्ट चेन को, सॉरी आरएनए की शॉर्ट चेन को, और आरएनए की शॉर्ट चेन को हम बोलेंगे आरएनए प्राइमर। जैसे यहाँ पर आरएनए प्राइमर आ जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, अगर ये 3 to 5 डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन। और हमें पता है 3 डायरेक्शन में क्या होता है, OH होता है फ्री, और 5 डायरेक्शन में क्या होता है, फॉस्फेट फ्री होता है। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को आना है, इस वाले प्लेस पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा आएगा,
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पर आएगा। देखो बेटा, इसको एक जगह और बना के देखते हैं हम अच्छे से। ये हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, और यहाँ पर हमारे पास जुड़ चुका है आरएनए प्राइमर आकर के, ये बन चुका है। और यहाँ पर OH फ्री है, क्योंकि ये कैसी डायरेक्शन है, ये 3' डायरेक्शन है, ये 5' डायरेक्शन है, ये 3' है, और ये 5' डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ रहे हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज किसी ना किसी सबस्ट्रेट पे काम करेगा। तो सबस्ट्रेट कौन होगा इसका? सबस्ट्रेट होगा बेटा इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डीएटीपी का। डीएटीपी क्या है? यहाँ पर एडिनोसिन होगा, ठीक है, एडिनोसिन जो कि एक नाइट्रोजन बेस है। वो किससे जुड़ा होगा? शुगर से जुड़ा होगा। और शुगर किससे जुड़ी है यहाँ पर? फॉस्फेट से जुड़ी है। और फॉस्फेट भी कितने हैं? ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट से जुड़ी है शुगर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां से दो फॉस्फेट अलग हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर चेन के फॉर्मेशन में। बाकी जो बचता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बाकी जो बचेगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर आकर के बाइंड होंगे। मान लो यहाँ पर ये ए जुड़ गया, ए के साथ क्या है यहाँ पर? एस है, यानी कि शुगर है, नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 फॉस्फेट जुड़े हैं। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही आएगा, यहाँ से पायरोफॉस्फेट को अलग कर देगा, और पायरोफॉस्फेट इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और OH पोजीशन से फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो जाएगा, और ये फाइनली यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस S के 3' पोजीशन से जुड़ेगा, और अगला जो P आएगा उसके 5' से जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये चेन का क्या हो जाएगा? एलोंगेशन होता चला जाएगा। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें हमने स्टार्टिंग में यूज किया था डीएनए हेलिकेज। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम है जो क्या कर रहा है? डीएनए की चेन को खोलने का काम कर रहा है, अनवाइंडिंग का काम कर रहा है। लेकिन इसकी अनवाइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एकदम से पूरी चेन को नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी। इसलिए हम धीरे धीरे करके इस डीएनए की चेन को खोलते हैं। तो धीरे धीरे करके खोलते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लो इतनी चेन खुली है, और इसको सपोज दैट ये 3' to 5' डायरेक्शन है, और हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, यानी कि 5' to 3' डायरेक्शन में यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलेंगे? अगर इसको हमने 3' to 5' लिया है तो इसको हम क्या लेंगे? 5' to 3', ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करवाना है? डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है। तो हम दूसरी डायरेक्शन से करवाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन से करवाएंगे। यहां से लेकर के यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होगा किसका? डीएनए की चेन का, ठीक है। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में हमने क्या काम किया? रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो डीएनए हेलिकेज ने थोड़ा सा रेप्लिकेशन फॉर्क को खोला। बाद में क्या हुआ? यही चेन अब इलोंगेट करेगी, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा इस तरीके से डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाएगा। यहां पर तो हम देख रहे हैं कि डीएनए प्राइमर सिर्फ एक ही बार जुड़ेगा, ठीक है, और कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता जाएगा चेन का। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही हमने यहाँ पर इतनी चेन को खोला, तो यहां से यहां तक तो डीएनए पहले ही कंप्लीट हो गया रेप्लिकेशन। यहां से यहां तक तो रेप्लिकेशन पहले ही कंप्लीट हो गया, ठीक है, आरएनए प्राइमेज की वजह से, ठीक है। अब यहां से यहां अगर हमें फिर से करना है तो फिर से हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आरएनए प्राइमेज लगाना पड़ेगा, और फिर से यहां तक चेन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्योंकि ये कैसी डायरेक्शन है? ये 5' to 3' डायरेक्शन है, ठीक है।
और ये वाली कैसी है, 3-2 5' डायरेक्शन है, और यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए की चेन का 5-2 3। तो यहां पर जो है वो शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, और इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन हो रहा है किसका, डीएनए की चेन का, और यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब होगा क्या एक्चुअली, यहां पर इस आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए प्राइमर यहां पर फाइनली हट जाएंगे, और हटने के बाद यहां पर बीच बीच में क्या होगा, गैप प्रेजेंट होगा। यहां तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो गया चेन का, यहां पर बीच बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा, और उस गैप की फिलिंग के लिए कौन आएगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा और छोटी छोटी फॉर्मेशन करेगा डीएनए की चेन का, और डीएनए लाइगेज आकर के इसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए की चेन को। तो इस तरीके से कंप्लीट होगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू सो मच।